गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा लास्ट डे हम बात कर रहे थे आपसे अम्ल, क्षार एवं लवण के दैनिक जीवन में उपयोग। लास्ट डे हमने बात की थी आपसे, अम्लों के उपयोग पढ़े थे, कुछ क्षारों संबंधी उपयोग पढ़े थे और कुछ हमने लवणों से संबंधित उपयोग पढ़े थे। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल देखो बेटा, अपना ये मोस्ट टॉपिक है। यहाँ से 2-3 साल से एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आपको इस सत्र पीएच स्केल से संबंधी आपको कोई भी प्रश्न एग्जाम में मिल सकता है। तो आपको ध्यान से समझना है। प्रत्येक जगह पे जहाँ कोई भी प्रश्न आपसे बनेगा वहाँ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जहाँ से कोई भी प्रश्न निकलता है मैं आपको बार बार वहाँ से आपको बताता रहता हूँ कि आपसे एग्जाम में इस टाइप में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो बेटा देखो, हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल में हम बात करें पीएच शब्द की, तो देखो ये पीएच जो शब्द होता है, ये पीएच शब्द की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीएच शब्द की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है पीएच जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन पावर माने शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति क्या होती है? हाइड्रोजन की शक्ति। क्लियर? तो बेटा अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो पीएच शब्द है, इसमें जो ये पी शब्द है, पी शब्द, ये जो पी शब्द है ये किसका सूचक है? पी शब्द किसको सूचित करता है? तो बेटा ये जो पी शब्द होता है, पीएच शब्द में ये जो पी शब्द होता है ये एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। जर्मन भाषा का एक शब्द होता है, वो होता है आपका पुसांस। क्या होता है? पुसांस। ये पुसांस को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इस पुसांस को प्रदर्शित करता है। ये जो पी शब्द है जर्मन भाषा के शब्द पी पुसांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुसांस से लिया गया है। और जो ये जर्मन भाषा में पुसांस शब्द का अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। क्लियर? शक्ति, अर्थात हम इंग्लिश में बोलते हैं तो पावर माने क्या होता है? शक्ति। तो ये पुसांस शब्द से ये पी शब्द लिया गया है। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न कि पीएच शब्द में जो पी शब्द होता है वो किसका सूचक होता है? तो वो किसका सूचक होता है? एक जर्मन भाषा का शब्द होता है पुसांस। पुसांस का सूचक होता है। पुसांस का जर्मन भाषा में क्या अर्थ होता है? शक्ति। अर्थात ये पी शब्द जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? शक्ति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्लियर बात? ठीक है ना बेटा? तो बेटा
उसके बाद में अब आपसे पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल थी, पीएच स्केल, इसके खोजकर्ता कौन थे? पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? तो पीएच स्केल के खोजकर्ता थे सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच स्केल की क्या की थी? खोज की थी। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1909 में पीएच स्केल की क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है ना? किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न पूछा जाता। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? सोरेनसन थे। पीएच स्केल में पी किसका सूचक होता है? पुषांश का सूचक होता है। ये किस पुषांश का अर्थ क्या होता है? शक्ति। ठीक है ना? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इससे छोटे 1 नंबर के प्रश्न आपसे इन तीनों में से कोई सा आपको डाल दिया जाता है। तो ये क्लियर बात होनी चाहिए। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पी किसका सूचक होता है? पुषांश का सूचक होता है, जिसका अर्थ जर्मन भाषा में क्या होता है? शक्ति होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? सोरेनसन थे। उसके बाद में हम बात करते हैं पीएच स्केल की परिभाषा से। तो देखो बेटा, पीएच स्केल की क्या परिभाषा होगी? तो पीएच स्केल की जो परिभाषा हम बात करें, तो पीएच स्केल की परिभाषा होती है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से अम्ल तथा क्षारों की अम्लता तथा क्षारकताओं को मापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है, और वो यंत्र ही आपका क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जिस प्रकार हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से अम्ल तथा क्षारों की अम्लता तथा क्षारकता को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है ना? पीएच स्केल कहते हैं। तो बेटा ये पीएच स्केल किसको प्रदर्शित करता है? अम्ल तथा क्षारों की अम्लता तथा क्षारकता को मापने वाला यंत्र या स्केल क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है ना? आपसे पूछा जाता है पीएच स्केल किसे कहते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, पीएच स्केल और एक शब्द होता है पीएच, दोनों में बहुत अंतर होता है। इस पीएच को मापने वाला यंत्र क्या होता है? आपका पीएच स्केल होता है। पीएच को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच की परिभाषा अलग होती है।
कभी कभी हम इसको बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं बच्चे यहाँ से। इस पीएच आपसे पूछा जाता है कि पीएच किसे कहते हैं और आप उसमें परिभाषा लिख देते हैं पीएच स्केल की। ऐसा नहीं करना है। पीएच स्केल तो पीएच को मापने वाला क्या होता है, यंत्र होता है या स्केल होता है। पीएच की परिभाषा अलग होती है, ठीक है ना, जो हम अभी बताएंगे आपको। तो बेटा देखो, ये तो हो जाती है आपकी पीएच स्केल की परिभाषा। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल जो होता है वो किस तरीके का होता है, अर्थात पीएच स्केल आपको किस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसका नामांकित चित्र हम देखते हैं। पीएच स्केल का नामांकित चित्र देखो हम बनाते हैं, इसी तरीके से आपको बनाना है। साधारण सा है, सीधा सा आपको पीएच स्केल का चित्र बनाना है, इसी तरीके से आपको बनाना होता है। देखो बेटा, इस तरीके से आपको वो क्या होता है, दिखाई देता है, जिस पर मान होते हैं। देखो यहाँ पर दोनों ये क्या हैं, बराबर हैं। इस स्थान पर दोनों क्या है, अम्ल तथा क्षार की मात्रा क्या है, बराबर है। तो जहाँ पर अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों की जब बराबर होती है तो विलयन कैसा हो जाता है बेटा, उदासीन हो जाता है। और उदासीन विलयन की पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 हो जाता है। तो आपको जो पीएच स्केल होता है वो इस टाइप में दिखाई देगा। एक तो तरफ तो होते हैं आपके अम्ल अर्थात हाइड्रोजन आयन, और एक तरफ होते हैं आपके क्षार अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन। इस पर जो मान होते हैं वो 0 से 7 और 7 से 14 तक आपको मान दिखाई देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और 14। इस तरीके से इस पर मान क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। पीएच स्केल में आपको इस तरीके से मान लिखे हुए होते हैं। यदि 0 से 7 के मध्य में आपको पीएच दिखाई दे रही है, किसी की भी पीएच का मान 0 से 7 के मध्य में है, तो वो तो कहलाते हैं आपके अम्ल। क्या कहलाते हैं, अम्ल। और यदि किसी की पदार्थ की पीएच का मान 7 से 14 के मध्य में है, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्षारों की पीएच का मान 7 से अधिक होता है और अम्लों की पीएच का मान 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो 7 से लेके 0 के मध्य यदि किसी की पीएच है तो वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। और 7 से यदि किसी भी पदार्थ की पीएच का मान 14 तक है तो वो क्या होंगे, क्षार होंगे, ठीक है, समझे ना। तो बेटा देखो, अब आपको एक चीज देखनी है, यहां से देखते हैं हम 0 से इधर 7 की तरफ जा रहे हैं, इधर की साइड चल रहे हैं हम, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या अम्लीयता का गुण क्या होता जा रहा है, अम्लीयता का गुण क्या होता जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखो अम्लीयता यहाँ पे जाके बिल्कुल क्या हो गई, 0 हो गई। तो इधर से 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीयता का मान क्या हो रहा है, ग्राफ को देखो ये बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। तो यदि हम 7 से इधर की तरफ चलते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और यदि आप देख रहे हो 0 से 7 की ओर चलते हैं, तो 0 से 7 की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन ग्राफ, अपने आप ग्राफ देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, देखो ये क्या होता जा रहा है,
कम होता जा रहा है। तो 0 से 7 की तरफ अर्थात इधर से इधर चलते हैं तो अम्लीयता क्या होती जाती है? अम्लीयता घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, अब देख रहे हो तुम, देखो इधर जा रहे हैं हम, अब क्षारों में पहुंच गए। क्षारों के अंदर देख रहे हो कि यहां पर क्षार के पार्ट के अंदर देखो, क्षार वाले पार्ट में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के आयन की जो सांद्रता होती है वो बहुत क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है ना, कम होती जा रही है ना बिल्कुल, और इस जगह पे आके क्या हो जाती है? बिल्कुल शून्य हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो ये यदि हम इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो अम्लीयता का गुण क्या होता जाता है? घटता जाता है। और यदि हम इधर से इधर चलते हैं तो अम्लीयता का गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब देखो क्षारों के अंदर हम देखते हैं, क्षारों की बात कर रहे हैं तो देखो आप इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर से 14 से 7 की तरफ जा रहे हैं तो क्षारीयता का गुण, क्षारीयता क्या होती जाती है? क्षारीयता का गुण कम होता है। क्षारीयता का गुण कम होता जाता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखो क्या होती चल रही है? कम होती जा रही है, कम होती गई है ना। इस ग्राफ वाले नीचे वाले ग्राफ को देखो, अब केवल क्षार वाले को तो देख रहे हैं हम, आपको क्षारीयता का गुण क्या होता जा रहा है? इधर चल रहे हैं हम, इधर से इधर चलते जाते हैं तो क्षारीयता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और यहाँ पर आके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, हो जाती है ना। अर्थात जिसकी पीएच का मान क्या होता है? 0 होता है, वो क्या होता है? बिल्कुल प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल, क्योंकि यहां पर आके हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो गई? बिल्कुल 0 हो गई। किसकी मास सांद्रता बढ़ गई? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए ये जिसकी पीएच का मान 0 होता है वो प्रबल क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। और जिसकी पीएच का मान, अब इधर देख रहे हो, इधर देखो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो गई? बढ़ गई, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई, बिल्कुल। किसकी सांद्रता बढ़ गई? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ गई। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाने पर तो ये यहाँ पर कितनी हो जाती है? 14। तो जिसकी पीएच का मान 14 होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। और क्या होगा वो? प्रबल क्षार होगा। क्या होगा? प्रबल क्षार। तो आप मैं बता भी चुका हूं कि जो प्रबल अम्ल होता है, सबसे प्रबल अम्ल जिसकी पीएच का मान क्या होता है? 0 होता है, तो वो कौन सा होता है आपका? HCl। HCl की पीएच का मान कितना होता है? 0 होता है। HCl की पीएच का मान कितना होता है? 0 होता है। HCl की पीएच का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? HCl होता है। इसकी पीएच का मान कितना होता है? 0 होता है। क्लियर। उसके बाद में हम प्रबल क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार कौन सा होता है? NaOH होता है, और इसकी पीएच का मान कितना होता है बेटा? 14 होता है। कितना होता है? 14। तो सबसे प्रबलतम क्षार कौन सा होता है आपका? NaOH होता है। NaOH की प्रबल जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है ना, समझ में आया ना। और जिसकी पीएच का मान क्या होता है? 7 होता है, वो विलयन क्या कहलाता है आपका? दोनों की मात्रा बराबर है, अर्थात 40-40 kg के पहलवान हैं। अर्थात जहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, दोनों की सांद्रता क्या होगी? बराबर होगी। तो विलयन कैसा हो जाएगा? जब दोनों की सांद्रता बराबर है तो विलयन कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है?
उदासीन हो जाता है, अर्थात जिनकी pH का मान क्या होता है 7 होता है, तो वो क्या कहते हैं, उनकी pH का मान जिनकी pH का मान क्या होता है 7 होता है, तो वो विलेन कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन। क्लियर। तो ये होता है आपका pH स्केल का नामांकित चित्र। pH स्केल का नामांकित चित्र, ये वाला आपको चित्र बनाना है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा pH किसे कहते हैं, pH स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वाला आपको चित्र बनाना है। मान दिखाने 0, 7, 14 तक, एक में लिख देना अम्ल, एक में लिख देना है आपको क्षार। इधर से इधर जाते हैं तो क्या होती जाती है, अम्लीयता। इधर से आप देख रहे हो अम्लीयता क्या होगी, इधर से इधर जाते हैं तो घटती है, इधर से उधर जाएंगे तो बढ़ती है। यदि क्षार की बात की जाए, इधर से इधर जाते हैं तो क्या होगा, आपका क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और इधर से इधर जाते हैं तो क्षारीयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। केवल इतना आपको बनाना होता है, बस कुछ भी नहीं लिखना। और ठीक है ना, ये pH स्केल का क्या है, नामांकित चित्र है। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आपको वो दिखाई देता है। क्लियर, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बेटा pH। pH किसे कहते हैं, pH किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि pH किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, दोनों में अंतर तो समझ में आ ही गया। मैंने ये आपको बता ही दिया है कि दो शब्द होते हैं, एक तो pH स्केल होता है और एक क्या होता है, pH। आपसे दोनों पूछा है, तो pH प्रश्न pH स्केल किसे कहते हैं, एक तो यूं पूछा जाता है और एक पूछा जाता है pH किसे कहते हैं, pH किसे कहते हैं। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, pH किसे कहता है। तो ध्यान रखना बेटा, pH की जो परिभाषा होती है वो हम सीधे सिंपल से आपको बताएंगे कि जो हाइड्रोजन आयन है, परिभाषा बता रहा हूं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम ऋणात्मक लॉगरिथम लघु गुणक को pH कहते हैं, pH कहते हैं। ठीक है ना बेटा। देखो इसी से आपको इसका समीकरण निकालना है। देखो pH, इसका समीकरण देखो इसी से निकालना है। कैसे, देखो बेटा, हाइड्रोजन आयन, तो आपने क्या लिख दिए, हाइड्रोजन आयन लिख दिए ना, ये बात होगी। हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन लिख दिए। बात की जा रही है आगे की सांद्रता। यदि हम इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देते हैं, इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, सांद्रता को प्रदर्शित करता है, सांद्रता को दर्शाता है। ध्यान रखना, तो हाइड्रोजन आयन, ये कोष्टक किसको व्यक्त कर रहा है, सांद्रता को। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक क्या लगा दिया, ऋण का चिन्ह लगा दिया। लॉगरिथम, लॉग लिख दिया। लॉगरिथम का मतलब होता है लॉग। लघु गुणक, यदि हमने इसका क्या कर दिया,
लघु गुणक, अर्थात 10 से इसका क्या कर दिया, गुणक। लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो ये आपको पीएच जो होता है, पीएच का क्या हो जाता है, ये सूत्र निकल के आ जाता है। पीएच किसी भी कोई भी आपका पदार्थ है उसकी पीएच ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ये होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन की आप सांद्रता लिख दो, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता लिख दो, वही आपका क्या कहलाता है, वो अपने आप ही अपनी क्या निकल के आ जाएगी, उसकी पीएच निकल के आ जाती है इसके अंदर। तो अब इससे हम यदि परिभाषा निकालें तो देखो आपको परिभाषा कैसे ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन आयन धनायन है ना, तो ये हाइड्रोजन आयन ही तो है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये कोष्टक मैंने लिख ही दिया है, किसको व्यक्त करता है, की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। निकल के आ गई ना अपने आप परिभाषा, इसको ध्यान रख लो या फिर सीधा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं परिभाषा, तो और भी अच्छे है, ठीक है ना। नहीं तो ये वाला ध्यान रख लो, अपने आप ये आप परिभाषा निकाल देंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्लियर, लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। क्लियर। तो बेटा देखो ये तुम्हारा पीएच स्केल होता है, आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, पीएच की परिभाषा आपने पढ़ी। तो अब हम बात करते हैं कुछ पदार्थों की पीएच से संबंधी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं और उनकी पीएच का मान कितना होता है। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले कोई भी पदार्थ, यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से आपसे पूछे जाते हैं, केवल उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको पदार्थ, और इधर लिख लेते हैं हम पीएच का मान, पीएच मान। देखो बेटा पहला है आपका 1 मोल, एम मतलब, एम का मतलब क्या है यहाँ पर, एम किसको प्रदर्शित करता है, मोल को, 1 मोल, मोल को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1 मोल HCl, यदि 1 मोल HCl है तो उसकी पीएच का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो 0 जिसकी पीएच होती है वो प्रबल क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। क्या होगा, प्रबल अम्ल। दूसरा 1 मोल NaOH, NaOH इसकी पीएच का मान कितना होता है, 14 होता है। तो ये 14 है तो प्रबल क्या है, प्रबल क्षार होता है। तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है, NaOH होता है। और सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है आपका, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है आपका, HCl। उसके बाद में हम बात करें तीसरा 1 मोल NH3, NH3 क्या होती है, अमोनिया। क्या चीज है ये, अमोनिया। इसकी पीएच का मान कितना होता है, तो ध्यान रखना है बेटा आपको 11.2। तो ये भी कैसा है, एक प्रबल क्षार होता है, आपको ध्यान रखना है। 1 मोल NH3 अमोनिया की पीएच का मान कितना होता है, 11.2 होता है। उसके बाद बात करें हम अगले चौथा, नींबू के रस, नींबू के रस
कि pH का मान कितना होता है। तो बेटा नींबू के रस की जो pH का मान होता है वो होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। तो नींबू के रस 2.2 है pH का मान, तो 7 से क्या है? कम है। तो ये क्या होगा? अम्ल होगा या नहीं होगा? नींबू के रस की pH का मान कितना होता है? 2.2 होता है। ठीक है ना, समझे ना। उसके बाद हम यदि बात करें आपकी पांचवा, कोई भी जैसे मुख है, लार की pH का मान आपसे पूछा जाता है। मुख के अंदर क्या होती है? लार। तो लार की pH का मान कितना होता है? वो होता है 6.5। कितना होता है? 6.5। pH का मान कितना होता है? लार में की pH का मान कितना होता है? 6.5 होता है। उसी प्रकार से हम बात करें छठा, रक्त। रक्त की pH का मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो जो लार होती है, लार की pH का मान मुख्य रूप से 6.5 है, तो 7 से क्या है? कम है। तो ये कैसी होती है? मुख्य रूप से अम्लीय रूप में होती है। और यदि हम रक्त की बात करें तो 7 से क्या है? अधिक है। तो आपका रक्त जो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी pH का मान कितना होता है? रक्त की pH का मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो 7.4 होता है तो इसकी pH का मान कितना होता है? 7.4 होता है तो इसकी pH का मान कितना होता है? सॉरी, इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। उसके बाद में अगली बात करें हम सिरका। देखो सिरका है, सिरके की pH का मान कितना होता है? तो सिरके की pH का मान होता है आपका 2.4। सिरका, इसकी pH का मान होता है 2.4। कितना होता है? 2.4। तो 2.4 है तो ये कैसी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। उसके बाद टमाटर के रस की बात करें, टमाटर के रस, तो टमाटर के रस के pH का मान होता है 3.5 से 4 के मध्य में होता है। तो जो टमाटर के रस की pH का मान 3.5 से 4 के मध्य में है तो ये भी कैसे प्रकृति का होगा? आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद में हम मूत्र की बात करें, मूत्र की pH का मान, या मूत्र भी कह सकते हैं, मूत्र के बाद में कभी कभी आपको यूरिया भी दे दिया जाता है। तो यूरिया की pH का मान कितना होता है? मूत्र की pH का मान होता है 6.5 से 7.5। कितना होता है? 6.5 से 7.5 के मध्य में इसकी pH का मान होता है। उसके बाद में हम शुद्ध जल की pH का मान की बात करें तो कितना होता है? 7 होता है। ये तो जानते हैं, शुद्ध जल की pH का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 है तो वो कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और उसके बाद में हम यदि बात करें शराब की, तो शराब की pH का मान कितना होता है? शराब की pH का मान होता है 4 से 4.5 के मध्य। 4 से 4.5। ये मैंने बहुत सारे आपको pH मान बताए हैं, जिनमें से आपको मुख्य रूप से शुद्ध जल की pH पूछता है, मूत्र की pH पूछता है, उसके बाद में आपसे पूछता है जो लार होती है, लार की pH का मान आपसे पूछा जाता है, रक्त की pH का मान आपसे पूछा जाता है, और कभी कभी वो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से संबंध भी आपको अम्ल से संबंधित भी pH के मान, अर्थात प्रबल क्षार कौन सा होता है? NaOH, उसकी pH का मान कितना होता है? 14 होता है। प्रबल अम्ल कौन सा होता है? HCl, उसकी pH का मान कितना होता है? 0 होता है। उनसे संबंधित भी क्या करता है? वो pH मान पूछ लेता है।
ठीक है ना। ये pH मान मुख्य रूप से मैंने बहुत सारे आपको लिखाए हैं, इतने आपको याद नहीं रखने हैं, केवल जो इम्पोर्टेंट हैं आपके सिलेबस से संबंधित हैं, केवल उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं पॉइंटों को आपको उनकी pH के मान आपको याद रखने हैं। मैंने कुछ आपकी नॉलेज के उद्देश्य से कई सारे इसमें बढ़ा के बताए हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये तुम्हारी कुछ पदार्थों की pH मान हो गई। उसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है दैनिक जीवन में pH के उपयोग। अगला टॉपिक होगा अपना दैनिक जीवन में pH के उपयोग। तो बेटा ये क्या क्या उपयोग होते हैं। तो बेटा देखो दैनिक जीवन में pH के क्या क्या उपयोग होते हैं। पहला उपयोग होता है कि जो पेट की अम्लीयता होती है उसको दूर करने में हम किसका उपयोग करते हैं, pH का उपयोग करते हैं। दंत क्षय के रूप में भी हम pH का उपयोग करते हैं। तीसरा, कीटों के डंक से जो डंक होता है उसके अंदर भी हम pH का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा तथा मृदा की pH के रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं, pH का उपयोग करते हैं। pH के द्वारा इनकी pH यदि हमें मालूम होती है तो उसके अनुसार हमारे को उपचार उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है ना, समझे ना। तो देखो ये आपको मुख्य रूप से ज़्यादातर आपको पॉइंटों को ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है यहाँ से कितनी भी बार कि दैनिक जीवन में pH के क्या महत्व होते हैं। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि दैनिक जीवन में pH के कोई दो उपयोग बताइए या चार उपयोग बताइए। आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो आपको ये चार उपयोग, आपको इस तरीके से इनमें से चार उपयोग कोई से भी आप लिख सकते हो। जिसमें पहला आता है आपका पेट की अम्लीयता को दूर करने में। देखो बेटा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर आमाशय में जठर रस होता है और जठर रस के अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। जब हमारे जठर रस में अर्थात HCl अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हम अम्ल की मात्रा को, जो अम्ल की मात्रा हमारे जठर रस में बढ़ गई है उसको उदासीन करने के लिए, उस अम्ल की मात्रा को हम पढ़ चुके हैं प्रति अम्ल में, मैंने लिखा है उपचार के लिए प्रति अम्ल एंटासिड का उपयोग करते हैं, प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। और प्रति अम्ल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ये आपको उपचार के लिए ध्यान रखने हैं। एक तो उपयोग लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और दूसरा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसके उपचार में, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम बाइकार्बोनेट में। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। मैंने बताया था, ये आपने उपयोगों में पढ़ा था क्षारों के, जब हमने उपयोग कराए थे कि MgOH को किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। उसके साथ में एक और होता है जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, वो क्या होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग भी हम पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अर्थात कब्ज, गैस, एसिडिटी जो हो जाती है उनको दूर करने में हम किसका उपयोग करते हैं, MgOH का उपयोग करते हैं या NaOH का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पहले होती है आपकी पेट की अम्लीयता को दूर करने में। दूसरा होता है दंत क्षय के रूप में, अर्थात आप देखते हैं कि हमारी मुख की pH का मान कितना होता है, 6.5 होता है। तो 6.5 होता है। जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन के कुछ कण जो होते हैं हमारे दांतों के अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमारे मुख के अंदर मुख्य रूप से बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, जीवाणु उपस्थित होते हैं। वो उस भोजन के साथ में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। वो भोजन के साथ में क्रिया करके हमारे मुख की pH के मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मुख की pH के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अर्थात 5 जो 6.5 है उससे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, अर्थात 5.5 से नीचे कर देते हैं। तो वो कैसा हो जाता है, अम्ल। कैसा भाई, इससे नीचे जाएगी, 6.5 से नीचे जाएगी तो हमारे मुख की pH
कि हमारे मुख के अंदर अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमारी मुख की पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मुख की पीएच का मान कम हो जाएगा तो हमारे दांत जो होते हैं उनका जो ये चमकीला इनेमल होता है, दांतों का इनेमल, वो क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। अर्थात दांतों की जो चमक होती है वो क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। दांतों की चमक क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। ध्यान रखना, आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है बेटा दांतों का इनेमल। कौन सा होता है, दांतों का इनेमल होता है, ये सबसे कठोरतम भाग होता है हमारे शरीर का, दांतों का इनेमल, ठीक है ना। अब ये दांतों का इनेमल उस अम्ल के कारण, अत्यधिक अम्लता के कारण नष्ट होने लगता है और धीरे धीरे इसी प्रकार से यदि हमारे पीएच बढ़ती रहती है, यदि हम इसका उपचार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दांत जो होते हैं उनका क्षरण प्रारंभ हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है, टूटकर वो धीरे धीरे टूटना प्रारंभ कर देते हैं। जिसके उपचार के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके उपचार के लिए हमको क्षारीय दंत मंजन, अम्ल की मात्रा बढ़ी है तो उसको उदासीन करने के लिए क्या चाहिए, क्षार चाहिए। तो उदासीन करने के लिए क्षार चाहिए तो हमको क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। भोजन किया और भोजन के तुरंत बाद हमको क्षारीय दंत मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए या क्षारीय विलयन से अपने मुख की सफाई करनी चाहिए, जिससे उसके अंदर, हमारे मुख के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दंत क्षय को रोकने के लिए भी हम मुख्य रूप से पीएच काम में लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका मुख्य रूप से कीटों का डंक। कीटों का डंक, मैंने आपको बताया कि जो मधुमक्खी होती है, चींटी होती है, बिच्छू होता है, ततैया होता है, एक नेटल का पौधा होता है, इन सभी के डंक के अंदर एक क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और वो अम्ल कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। अब ये सभी जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर इस फार्मिक अम्ल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इस फार्मिक अम्ल के कारण आपके शरीर के अंदर क्या उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है, जलन होती है, फार्मिक अम्ल के कारण जलन होती है। तो अब इसको उदासीन करने के लिए, अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, तो उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्षार का उपयोग करेंगे। तो इसके उपचार के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके हो जाते हैं। ये आपको नोट्सों के अंदर पूर्ण रूप से लिखे हुए हैं, अच्छी तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। तो उसमें से आपको और तरीके से ध्यान से आपको अध्ययन करना है। आपको मुख्य रूप से फोकस रखना है कि इसके उपचार, पेट में अम्लीयता को दूर करने के लिए हम किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं, दंत क्षय के उपचार हेतु हम किसका उपयोग करते हैं। और आपसे पूछा जाता है कीटों के डंक में डंक जो होते हैं उनके अंदर अम्ल होता है और उसको उदासीन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो वो होता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि दांतों का एनेमल होता है, ये सबसे कठोरतम भाग होता है। और ये चमक जो होती है हमारे दांतों की वो क्या होने लगती है, अम्लता के कारण नष्ट होने लगती है, ठीक है ना। तो आपसे एक प्रश्न इसी में से और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि हमको भोजन के तुरंत बाद अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसीलिए करनी चाहिए। ये आपका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है ना। यही आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में आपका आता है चौथा पॉइंट है अम्लीय वर्षा। देखो बेटा, अम्लीय वर्षा के लिए हम बात करें कि जो वर्षा का जल होता है वो कैसा होता है, शुद्ध जल होता है। और शुद्ध जल होने के कारण इसके अंदर बढ़ता जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, इस बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसके अंदर इसकी जो पीएच होती है उस पीएच का मान क्या हो जाता है, बहुत
कम हो जाता है, पीएच का मान क्या हो जाता है, घटकर कम हो जाता है। और जो इस प्रकार की वर्षा होती है वो वर्षा आपकी कहलाती है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब ये अम्लीय वर्षा जो होती है हमारे खेतों में जाकर बहकर जाती है, हमारे खेतों तक पहुंचती है, तालाबों तक पहुंचती है, नदियों तक पहुंचती है, ये अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा हमारे तालाब के अंदर पहुंची है, खेतों के अंदर पहुंची है, तो उसकी खेतों की मिट्टी जो होती है उसको, खेतों की मिट्टी को कैसा बना देती है, अम्लीय बना देती है। कैसा बना देती है, अम्लीय बना देती है। तो बेटा ये अम्लीय बना दिया, उसके बाद उस तालाबों के अंदर, उसके अंदर नदियों के अंदर जो ये बहता हुआ पानी जाता है, तो जाने के तुरंत बाद ये उसके अंदर पाए जाने वाले नदी तालाब के अंदर जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीयता के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए मुख्य रूप से इनका उपयोग हमको इसके उपचार हेतु मुख्य रूप से हम, जैसे मैंने आपको बताया था, अम्लीयता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। और मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रदूषणों को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। और प्रदूषण नियंत्रित हो जाते हैं तो अम्लीय वर्षा होने की संभावना बहुत क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और आपका उसका लास्ट पॉइंट आता है आपका मृदा की पीएच। तो मृदा की पीएच जो होती है वो यदि हमें ज्ञात होती है, मृदा की पीएच यदि हमको ज्ञात होती है तो पीएच के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं बेटा, यदि हमें मान लिया मृदा की पीएच हमारे को मालूम है, मान लिया 7.5 है, तो हमें मालूम हो जाएगी कि मृदा है, मृदा वो कैसे, उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है, क्योंकि 7 से अधिक है पीएच का मान। यदि 7 से कम है, मान लिया आपकी 4.5 है, तो मृदा कैसी है, अम्लीय है। तो उसके अनुसार यदि हमें मृदा की पीएच मालूम है तो उसी के अनुसार हम उस मिट्टी के अंदर उसी प्रकार की फसल का क्या करते हैं, फसल की क्या करते हैं, बुवाई करते हैं। तो मृदा की पीएच के अकॉर्डिंग भी हम मृदा की पीएच ज्ञात करके हम उसके अंदर बोई जाने वाली फसल तथा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ जो दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। मुख्य रूप से आपको एक तो इनके जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों को ध्यान रखना होता है, और उनके लिए दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, या दंत क्षय को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं, क्षारीय विलयन का उपयोग करते हैं। आपसे यदि नेटल है, मधुमक्खी है, उनके अंदर फार्मिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उनके उपचार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसके लिए अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, तो अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्य रूप से प्रदूषणों को नियंत्रित करके हम अम्लीय वर्षा को रोक सकते हैं। साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जिप्सम आदि उर्वरक जो होते हैं इनका उपयोग करके हम अम्लीयता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और मृदा की जो पीएच होती है, मृदा की पीएच ज्ञात करके हम उसमें बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद का उर्वरक तथा उसमें बोई जाने वाली फसलों के बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस बेटा इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।